Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your brother Jawad Ahad. Welcome you again in our second episode, Discovering the Truth with Dr. Hafiz Muhammad Zubair Sahab. And in our today's episode, bi'idhnillah, we are going to talk about साइंस जो है वो रिलीजन को अपोज करती है या रिलीजन को सपोर्ट करती है। तो इस बारे में इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे अपने गेस्ट डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, आज हमारी ऑडियंस को आप ये बतलाएं कि साइंस जो है लोगों के दरमियान ये बात को फैलाया जाता है एथियस्ट की तरफ से, एग्नोस्टिक लोगों की तरफ से, कि जिस कमरे में साइंस मौजूद है उस कमरे में रिलीजन का दाखिला ममनू है, रिलीजन नहीं वहाँ पे दाखिल हो सकता। तो साइंस के ज़रिए वो हमेशा कोशिश करते हैं साबित किया जाए कि खुदा नहीं है, मोरालिटी का कोई वजूद नहीं है, ये सारी बातें वो करते हैं। तो आप हमारे ऑडियंस से ये बात शेयर करें कि साइंस जो है वो रिलीजन को अपोज करती है या रिलीजन को सपोर्ट करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बारे में वैसे तो 3 अप्रोचेज़ हैं। एथियस्ट तो यही कहते हैं कि साइंस जो है वो रिलीजन को अपोज करती है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, टोटली गलत है। कुछ लोगों का ख्याल ये है साइंटिस्ट का कि साइंस जो है वो वैल्यू न्यूट्रल है, ना ये खुदा को सपोर्ट कर रही है ना खुदा को जो है वो अपोज कर रही है, ना रिलीजन को सपोर्ट करती है ना अपोज करती है। लेकिन सही तर बात ये है सही तर बात ये है कि साइंस रिलीजन को सपोर्ट करती है। अब ये बहुत बड़ा क्लेम है, बहुत बड़ा ये क्लेम। अब ज़ाहिर बात है एक रिलीजियस स्कॉलर करे तो उसकी अथॉरिटी नहीं है, अगर कोई फ़िलासफ़र ये बात करे तो उसके पास भी अथॉरिटी नहीं है। हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो क्लेम है कि साइंस जो है साइंटिस्ट की तरफ से, ये साइंटिस्ट की तरफ से ये बात प्रूव हो, वो लोग जो कि साइंस में अथॉरिटी हैं वो अगर ये बात कर दें, यानी जिनकी ज़िंदगियां जो है वो साइंस के अंदर घुल गई हैं, लोग तभी उस बात को मानेंगे, तभी उसको मानेंगे। एक आदमी ने पूरी ज़िंदगी साइंस के लिए वफ़ कर दी, साइंस के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि उसको निकाल दें तो साइंस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं बच जाता। तो वो लोग क्या कहते हैं साइंस के बारे में कि साइंस रिलीजन को सपोर्ट कर रही है कि नहीं, एक साइंटिस्ट बिलीवर हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस चीज़ को हम कुछ कोटेशंस के साथ देखते हैं, मतलब शुरू से। जी ज़रूर। इस हवाले से बाय द वे जो बुक है वजूद बारी ताला, इसका PDF डिस्क्रिप्शन जो है वो भी हमारे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो PDF फॉर्म के अंदर भी ये बुक मौजूद है इंशाल्लाह, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी। अब मॉडर्न साइंस का जो बानी है, न्यूटन को कहा जाता है कि वो मॉडर्न साइंस के बानी। अब न्यूटन जो है वो क्या कहते हैं, आप ज़रा ये वर्डिंग सुने। जी। एथिज्म इज़ सो सेंसलेस। एथिज्म जो है, ये न्यूटन कह रहा है, एथिज्म जो है एक हमाकत है। दिस इज ह्यूज। हाँ, एक हमाकत है ये, मतलब सेंसलेस बात है। लॉजिकल साइंटिफिक इंडिविजुअल ये बात कह रहा है कि एथियस्ट होना ये पागलपन है। वाह। अब वो क्या कहता है, व्हेन आई लुक एट द सोलर सिस्टम आई सी द अर्थ है द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू रिसीव द प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट, दिस डिडंट हैपन बाई चांस। ये मुमकिन नहीं है, इतना प्रिसाइज जो है ये पूरा निज़ाम चल रहा है कि अर्थ जो है वो सूरज से इतनी डिस्टेंस पर है और उस टिल्ट और एंगल के साथ है 23.4 या समथिंग जो भी है, और मतलब ना तो वो बहुत करीब है कि वहाँ पे आपके लिए जो है वो लाइफ को सपोर्ट करने का जो एनवायरनमेंट है वो मुमकिन ना रहे, ना बहुत ज़्यादा दूर है कि इतना सर्द हो जाए वो सैयारा कि लाइफ को जो है वो, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये मुमकिन नहीं है, ये चांस से मुमकिन नहीं। आई डोंट थिंक सो आवर सो कॉल्ड देसी लिबरल्स जो हैं या देसी एथियस्ट जो हैं वो इन बातों को इस तरह जानते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में फैलाई जाती है कि न्यूटन, जिसके हम लॉज पढ़ते हैं और जिसके लॉज इतने ज़्यादा मशहूर हैं, वो बंदा ये बात कर रहा है, इतना बड़ा साइंटिस्ट ये बात कह रहा है कि दिस इज़ crazy if somebody say atheism does make sense। अब उसकी सेकंड कोटेशन देखें। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर प्रूफ, वो कह रहा है कोई प्रूफ ना हो रिलीजन से, साइंस से, खुदा के बारे में कोई प्रूफ ना हो, तो वो कहता है एक प्रूफ है। वो क्या है, द थंब अलोन वुड कन्विंस मी ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। ये थंब, बिकॉज़ एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग थंब इज डिफरेंट। तो अगर इंसान, अब कुरान मजीद यानी कि अंदाज सेम है लेकिन है सबका डिफरेंट, सब डिफरेंट। तो अब देखिए कुरान का भी अंदाज़ यही है कि आप कायनात में गौर फ़िक्र करें तो आप लाजमन एक खालिक और क्रिएटर तक पहुंच जाते हैं कि कोई गॉड है, कोई खुदा है जिसने पैदा किया। अब साइंस जिसकी सारी ज़िंदगी कायनात में, यूनिवर्स में गौर फ़िक्र में गुजरी है, वो पहुंचा है
और रिलीजन से नहीं पहुंचा, एक खुद से गौर व फिक्र से इस बात के इस नतीजे तक पहुंचा। एक नतीजे तक पहुंचा है कि खुदा है, क्रिएटर है। अच्छा, एक तो इससे तो ये वाज़ेह हो रहा है कि न्यूटन जो है वो किसी न किसी खुदा को मानता है। तो ये खुदा किस खुदा को मानता है? ये हमारे वाले मुसलमानों के खुदा को मानता है, हिंदुओं के, ईसाइयों के, क्रिश्चियन था, ज्यूज़ था। तो ये खुदा को मानता था या बस वैसे ये बात मानता है कोई है, पता नहीं है या नहीं है, एग्नोस्टिक था, क्या था इस तरह से? देखिए, अब बात यह है कि बड़े बड़े जो साइंस के अंदर फिगर्स हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में ऐसी कोटेशंस मिलती हैं, उनकी बायोग्राफीज़ जो लिखी गई हैं जी, उनके अहवाल ज़िंदगी या उनके रिसर्च आर्टिकल से या बुक से या लिटरेचर से जो चीज़ें इकट्ठी की गई हैं कि वो खुदा को मानते थे। तो हमारे अब एथियस्ट ये कहते हैं कि पता नहीं कौन सा खुदा था, कैसा था, कुछ इस किस्म की जो है वो मिसकंसेप्शन, मुगालते जो है वो फैला देते हैं, आम कर देते हैं। न्यूटन के बारे में ये ज़हन में रहे कि न्यूटन किसी ऐसे खुदा को नहीं मानता। उसको कहते हैं कि क्या वो किसी पर्सनल गॉड को मानता था, ऐसा खुदा जो कोई ज़ात हो, या उसका खुदा बस कोई अरस्तु की तरह का कोई इल्लत थी, कोई प्राइम मूवर था जिसने एक मरतबा हरकत दी और बस वो कायनात से फारिग हो गया। एक मरतबा धक्का दे दिया, बस गेंद को लुढ़का दिया तो अब वो लुढ़ के चली जा रही है। तो अब मज़हब का खुदा तो यही है कि खुदा जो है वो एक पर्सनैलिटी है, एक पर्सन है, एक ज़ात है, ठीक है, तो पर्सनल खुदा। तो अब न्यूटन की एक कोटेशन है कि जिसका मैं यहाँ पे तज़किरा कर रहा हूँ इसके हवाले से। न्यूटन ये कहता है कि आई हैव अ फंडामेंटल बिलीफ इन द बाइबल एज द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, ठीक है, सिर्फ खुदा को नहीं, क्रिश्चियन मैं बाइबल को भी मानता हूँ, बाइबल के खुदा को मानता हूँ, लेकिन ये वो आगे कह रहे हैं रिटन बाय मैन। बाइबल जो है वो इंसानों ने अगरचे लिखी है, हुआ इंस्पायर्ड, बट द आइडिया ऑफ गॉड दे आर गिविंग इट, वो रिलीजियस है, वो एक पर्सनैलिटी है, वो कोई ऐसे नहीं है कि कोई मैथमेटिकल माइंड है, कोई एनर्जी है, कोई प्राइम मूवर है, कोई काज है, कोई इल्लत है, कोई फिज़िकल लाज हैं, ऐसा नहीं है। यानी जिस तरह से मज़हब में एक तमाम मज़ाहिब में जो है वो खुदा का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक कॉमन चीज़ के पर्सनैलिटी का, तो वही जो है वो न्यूटन का कॉन्सेप्ट था खुदा के बारे में। दूसरा ही है, अब आप आगे चलें कुछ और, अगर इसमें मैं कोटेशन जो है वो नकल करूं, माइक्रोबायोलॉजी, उसके जो बानी थे, फाउंडर थे लुईस पास्चर, उनकी कोटेशन है, द मोर आई स्टडी नेचर द मोर आई स्टैंड अमेज्ड एट द वर्क ऑफ द क्रिएटर, साइंस ब्रिंग्स मैन नियरर टू गॉड। साइंस जो है वो इंसान को खुदा के करीब ले आती है, मतलब रिलीजन नहीं। अब देखिए सपोर्ट कर रहा है कि क्या कर रहा है, ये क्लेम कर रहे हैं कि साइंस आपको रिलीजन से दूर कर दे। ये साइंटिस्ट ही है, सारी जिंदगी साइंस में खपा, ये कह रहे हैं साइंस जितना ज़्यादा आप उसके अंदर जाएंगे वो आपको करीब हो जाएगा, आपको खुदा के करीब कर देगी। मतलब रिलीजन का जो काम है कि इंसान को खुदा की कुर्बत, उसके करीब ले जाना, यही काम तो साइंस कर रही है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि साइंटिस्ट सिर्फ खुदा को मानता था, वो ये कहता था कि साइंस जो है वो सिर्फ खुदा को मानने के लिए एक आर्गूमेंट नहीं है, बल्कि खुदा की तरफ ले जाने की एक सीढ़ी भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपसे रेज करना चाहूँगा, क्योंकि इसका रिप्लाई जो एथियस्ट करते हैं, बिकॉज वी अल्हम्दुलिल्लाह वी टॉक टू एथियस्ट आल्सो, एग्नोस्टिक पीपल आल्सो इन आवर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, तो वो एक क्लेम ये कर देते हैं कि जब इन लोगों ने ये क्लेम किया था ना, तो तब इतना इल्म नहीं था, तब उस तरह की कायनात मौजूद नहीं थी, उस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। आज की टेक्नोलॉजी के अंदर अगर यही लोग मौजूद होते, they will be similar to Stephen or they will be similar to Richard or these type of individuals। तो इस पे हम आखिर में बात करते हैं जब हम आइंस्टाइन की बात करेंगे। Okay। तो आइंस्टाइन जो है वो जो हमारे यहाँ इस वक्त मॉडर्न एडवांसमेंट है उसका बानी जो है वो इस वक्त आइंस्टाइन हमारे हाल में मौजूद है, हाल में अभी आइंस्टाइन जो है वो आउटडेटेड नहीं हुआ, ठीक है ना। मतलब पीरियड क्या पीरियड इसका आइंस्टाइन का पीरियड, आइंस्टाइन जो है वो इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1955 में इनकी डेथ हुई है, 1955 में इनकी डेथ, 60 के करीब है, ये बड़ी हाल है। तो इसके बाद अब आप देखें कि थर्मोडायनेमिक्स, ये फिज़िक्स के अंदर जो है वो एक डायनामिक्स जो है वो लॉर्ड केल्विन जो है उसके बानियों में शुमार होते हैं। अब जैसे एथियस्ट कहते हैं कि जी फ्री थिंकिंग होनी चाहिए जी, अब वो फ्री थिंकिंग की बात करें, डोंट बी अफ्रेड टू बी फ्री थिंकर्स, ठीक है, बात यहाँ से शुरू की। हम डरते नहीं हैं फ्री थिंकिंग से, ठीक है, और इसे डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन इफ़ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ, अगर आपकी जो है वो फ्री थिंकिंग बहुत मजबूत होगी तो क्या नतीजा निकलेगा, यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू द बिलीफ इन गॉड। वाओ, अमेजिंग।
फ्री थिंकिंग आपको वहाँ, अगर वो वाक़यतन में फ्री है, बात तो ये है कि सारे तुम कैप्चर्ड हो। यानी कि इन अदर वर्ड्स ही इज सेइंग फ्री थिंकिंग एक लिमिट है, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करके जो मर्जी कर लो, ये कभी नहीं नतीजे पे पहुँच सकते, खुदा नहीं। फ्री थिंकिंग आपको एक लिमिट पे लेके आएगी, नहीं एक हद है, खुदा है जिसकी वजह से ये सारे निज़ाम मौजूद हैं। वो ये भी साइंटिस्ट वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि जिसको तुम फ्री थिंकिंग कह रहे हो वो फ्री थिंकिंग है ही नहीं, फ्री थिंकिंग नहीं है वो, तुम तो कैप्चर्ड हो, कहीं और से कैप्चर्ड हो, अपनी डिज़ायर से, अपने पहले से जो तुम्हारी एजम्पशंस हैं, तुमने पहले से जो कंसिडर कर रखा है कि खुदा नहीं है, उसी को प्रूव करना है। फ्री थिंकिंग तो तुम्हारी है ही नहीं। वो जैसे मज़हब वालों को कहते हैं ना कि इनके पास फ्री थिंकिंग नहीं है, तो फ्री थिंकिंग तुम्हारे पास भी नहीं है। फ्री थिंकिंग तो लाजमन खुदा और ये बिलीफ तक पहुंचे, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, केल्विन कह रहे हैं। इसी तरह क्वांटम थ्योरी की जो यानी कि ऑल मेजर डिपार्टमेंट से आप एक कोटेशन लेके आना, ऑल मेजर डिपार्टमेंट, हर मेजर डिपार्टमेंट, क्योंकि फिजिक्स एक मेन एक डिपार्टमेंट है जिसके ज़रिए से हमेशा बहस चली है गॉड के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आप मेन डिपार्टमेंट्स के जो साइंटिस्ट हैं उनका तज़किरा कर रहे हैं, और मतलब बहुत से हैं, ये 20 में हैं, हम तो चंद एक का तज़किरा कर रहे हैं। अब जैसे क्वांटम थ्योरी की जो बानी है क्वांटम फिज़िक्स में, क्वांटम थ्योरी के मैक्स प्लॉन्क्स ये कहते हैं कि अजीब बात है, इसकी पूरी कोटेशन पढ़ता हूँ फिर उसका मज़ा आएगा, उसकी आखिरी वर्डिंग का। एनीबॉडी हु हैज़ बीन सीरियसली एंगेज इन साइंटिफिक वर्क ऑफ एनी काइंड, ठीक है, किसी भी किस्म के साइंटिफिक वर्क में जो एंगेज रहा, realizes that over the entrance to the gates of the temple of science, साइंस एक टेम्पल है, उसका एक माबद है, जब आप उसके गेट पे पहुंचते हैं और आप उसमें दाखिल होने लगते हैं तो उस माबद के टेम्पल के बाहर दरवाजे पे एक इबारत लिखी हुई है। अंदाज़ कितना प्यारा, मतलब जैसे आप मस्जिद में जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, तो बाहर एक दुआ लिखी होती है, बिल्कुल ठीक। तो वो क्या लिखा होता है साइंस की, जो अभी आप एंटर भी नहीं हुई है, आप एंटर होने ना, हाँ, एंटर होने से पहले ये बात जान लो। हाँ, मतलब साइंस का माबद खाना क्या है, लेबॉर्ट्री कह लें आप उनकी, जहाँ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके गेट, हाँ, उसके गेट के बाहर लिखा हुआ है बड़ा सा है, और वो क्या है, ये मस्ट हैव फेथ, ईमान होना लाजिम है, ईमान ज़िंदगी गुजारो, बिलीफ के साथ ज़िंदगी गुजारो है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से मतलब अब इनकी और भी खैर कोटेशंस हैं, हम उसकी तरफ तो खैर नहीं जा रहे। उनमें से एक ये भी है कि मुब्तदी को खुदा जो है वो बिगिनर को शुरू में मिल जाता है, जो बहुत आखिर में है तो उसको आखिर में जाके मिलता है। बहरहाल हम उनकी तरफ आते हैं, मॉडर्न फिज़िक्स की जो बानी है, आइंस्टाइन की तरफ। ये जो मेरा पहले सवाल था उसके आइंस्टाइन ये कहते हैं, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। जितना मैं साइंस को स्टडी करता हूँ उतना खुदा पे मेरा ईमान बढ़ता चला जाता है। आइंस्टाइन का ये कहना है। एक और उसकी कोटेशन ये है आइंस्टाइन की। अच्छा, एक और बात यहाँ पे करता चलूँ, वही जो बात आप कर रहे थे अभी, जो नेचर इस वक्त साइंस का सबसे टॉप क्लास का जो रिसर्च जर्नल है नेचर, मतलब कहा जाता है कि उसके लिए तरसते हैं जो साइंटिस्ट हैं वहाँ पे, हमारा आर्टिकल वहाँ पे पब्लिश हो जाए, वहाँ लाइन लगी होती है। नेचर जो है एक रिसर्च मैगजीन, तो नेचर के एक सर्वे के मुताबिक 40% आजकल की बात कर रहे हैं, 40% करंट जो 40% अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, अब अमेरिका से कौन एडवांस है, बिल्कुल ठीक है, मतलब जिसे एडवांसमेंट आप कह सकते हैं साइंस में भी, वो सब अमेरिकन की है। तो 40% बायोलॉजिस्ट आज भी अमेरिका में नेचर के एक सर्वे के मुताबिक जो नेचर में पब्लिश हुआ है वो खुदा पे बिलीव करते हैं। ये वही बात कि आज क्यों नहीं बिलीव कर रहे हैं, नहीं बिलीव कर रहे हैं। मतलब चंद एक लोग हैं जो मीडिया की वजह से आगे आ गए हैं, ठीक है, कार्ल सैगन है और क्या उनको किया गया है, रिचर्ड डॉकिंस वगैरह हैं, और वो बिल्कुल बाइस्ड हैं और बहुत बाइस्ड हैं, मतलब उस पर हम एक और भी यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब बात कहना चाहूँगा कि इनके आपस के दरमियान भी अभी एक इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्शंस हैं कि सेम साइंटिस्ट, सेम टाइप की रिसर्च, सेम टाइप की यूनिवर्सिटीज़, लेकिन आपके दरमियान इतना बड़ा गैप कि एक कह रहा है कि साइंस पढ़ के मैं खुदा के करीब आया हूँ, एक कह रहा है कि साइंस पढ़ के मैं खुदा से दूर हो गया हूँ।
तो आई थिंक बेटर यू सॉल्व योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपने इश्यूज़ को तो रिजॉल्व करो पहले, बिफोर दैट आप ये सारी की थ्योरी जो है बम्बार्डमेंट करने लग जाए पब्लिक के जहनों के अंदर या लोगों के जहनों के अंदर, बिकॉज यू योर सेल्फ आर स्टिल इन कन्फ्यूजन। आप खुद एक कन्फ्यूजन में हैं, और जैसे आपने पहले बयान किया एम थ्योरी के लिहाज से भी यू स्टिल डिडंट प्रूव्ड इट। सही है। अब ये प्रूव होने के साथ चल रहे हैं, तो जब तक भाई चीज़ प्रूव ही नहीं हुई है उससे पहले ही आपने सारे के सारे की बम्बार्डमेंट कर दी जाए। ऐसे ही इसके ऊपर भी आपको तबसरा करना हाँ नहीं, उसकी असल बात यही है कि अगर आज भी आप स्टैटिस्टिक निकालना चाहें तो मेजॉरिटी साइंटिस्ट की खुदा पे बिलीव करती है। इसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे कि बल्कि उन्होंने तो थेरीज़ भी जो है वो डार्विनिज़म के मुकाबले में इंटेलिजेंट डिज़ाइन थेरी ले आए हैं। तो वो क्या चीज़ है, मतलब कि साइंस जो है वो बहुत बड़ा एविडेंस है। एवोल्यूशन के मुकाबले में इंटेलिजेंट डिज़ाइन आजकल हमारे यहाँ तो लोगों को खैर पता ही नहीं है। वेस्ट के अंदर तो ये एवोल्यूशन तो खैर मर ही चुका है, मतलब 2-4 लोग हैं और वो भी अब वो हिचकियाँ ले रहे हैं मतलब। और हालांकि ये एवोल्यूशन आपके, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसके लिहाज से, यानी कि ये उनकी सेक्रेड बुक है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है डार्विन की एथियस्ट की एक सेक्रेड किताब है जिसके ज़रिए वो हमेशा साबित करने की ऑन ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ है इस नाम से। तो आइंस्टाइन की आप ये बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और इसके बारे में एक बहुत बड़ी एक वॉर कह लें या लड़ाई कह लें को रिलीजियस लोग जो हैं इसको अपना साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो एक रिलीजियस इंडिविजुअल था, और ये जो साइंटिस्ट हैं एथियस्ट है ख़ास तौर पे ये साबित करने की कोशिश करते हैं, जैसा रिचर्ड डॉकिंस है कि वो एक एथियस्ट था। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो एक रिलीजियस पर्सनैलिटी थी या एथियस्ट है, क्योंकि आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि वो एक रिलीजियस पर्सनैलिटी थी। हाँ देखिए, आइंस्टाइन के बारे में अगरचे डिबेट पैदा हुई है। आइंस्टाइन के बारे में सही बात तो यही कहनी पड़ती है कि वो एथियस्ट नहीं था, ये ख़ुद उसने कहा है, ये उसकी अपनी वर्डिंग है कि वो एथियस्ट नहीं है। इसलिए ये तो बिल्कुल ही आप कह लें कि बहुत ही गैर माकूल किस्म की बात है कि उसको एथियस्ट कहा जाए। इवन कि मैं एक कोटेशन उसकी नकल कर देता हूँ, यहाँ पर है। आइंस्टाइन से एक मौके पे सवाल हुआ कि वो खुदा को मानता है। अच्छा, उसके बारे में ये भी डिबेट है कि वो कौन से खुदा को मानता है। एक फ़लसफ़ी गुज़रा स्पोंजा कि वो उसके खुदा को मानता है या किस खुदा को मानता है। बहरहाल उसने इसके जवाब में कि मैं उस फ़लसफ़ी के खुदा को, स्पोंजा के खुदा को मानता हूँ कि नहीं, उसने ये बात कही, आई कांट आंसर विद अ सिंपल येस आर नो। खुदा के बारे में नहीं, खुदा के बारे में नहीं। स्पोंजा का खुदा मैं मानता हूँ कि नहीं, ठीक है। अच्छा, आई एम नॉट एन एथियस्ट, ये बात तो क्लियर है, क्लियर उसने कहा। हाँ, आई एम नॉट एन एथियस्ट एंड आई डोंट थिंक आई कैन कॉल माई सेल्फ अ पेंथियस्ट। स्पोंजा का जो खुदा था, स्पोंजा ये कहता था कि जो खुदा है वो इस कायनात में सर्फ हो गया। मतलब जैसे हिंदू फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है कि बर्फ़ आपके सामने पड़ी थी, बर्फ़ पिघल गई। अब किसी ने पूछा बर्फ़ कहाँ है, आपने कहा पानी तो बर्फ़ है। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि मैटर नहीं था, सिर्फ खुदा था, और तो खुदा ने अपने आप को पूरी कायनात में जो है वो अपने आप को सर्फ कर दिया। ठीक है, तो स्पोंजा का कॉन्सेप्ट कहा बर्फ़ था तो बाद में पानी बन गया। पानी बन, स्पोंजा का जो खुदा का कॉन्सेप्ट है वो इससे मिलता जुलता है। अच्छा, ये ख़ुद आइंस्टाइन ने एक ख़त के अंदर का, मैं खैर इस पे एक रिसर्च आर्टिकल लिख रहा हूँ कि आइंस्टाइन का खुदा का कॉन्सेप्ट क्या था जी। एक ख़त में उसने ये इकरार किया है आइंस्टाइन ने कि मैं स्पोंजा के खुदा को मानता हूँ। लेकिन ये जो उसकी कोटेशन है, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो स्पोंजा के खुदा को मानता है, लेकिन उसने स्पोंजा के खुदा की जो बारे में एक आम कॉन्सेप्ट है कि स्पोंजा जो पेंथियस्ट था, पेंथियज्म इसी को कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ गॉड, हर चीज़ खुदा है। ठीक है, तो वो इसका भी इनकार कर रहा है कि नहीं, ये उसका कॉन्सेप्ट नहीं था। तो गोया वो इंटरप्रिटेशन भी स्पोंजा के खुदा की कुछ और करता था। बिल्कुल। तो ये एक बात है। दूसरी बात जो यहाँ पे इसने एक और जगह पे एक कोटेशन में की है, बहुत मतलब कहना चाहिए कि इसके बावजूद अगर ये बात करें कि वो एथियस्ट था तो बहुत अजीब है। इन व्यू ऑफ सच हार्मनी इन द cosmos which I with my limited human mind am able to recognize, there are yet people who say there is no God। मुझे हैरानगी होती है कि दिमाग तो मेरा छोटा सा है, लेकिन इतनी मैं यकसानियत कायनात में देखता हूँ तो मुझे उन लोगों पे हैरानगी होती है जो अभी भी कहते हैं कि खुदा नहीं है, देयर इज़ नो गॉड। कितना बड़ा ये क्लेम वो कर रहे हैं। अच्छा, और कहता है लेकिन इससे हैरानगी वाली बात क्या है, ये मेरे लिए हैरानगी वाली बात नहीं है, ज़्यादा हैरानगी वाली, इससे भी ज़्यादा हैरानगी वाली बात क्या है, बट वट रियली मेक्स मी एंग्री, मुझे उस पर गुस्सा आता है बल्कि, इज़ दैट दे कोट मी फॉर सपोर्ट ऑफ सच व्यूज़।
यानी अपनी ज़िंदगी में वो क्या किया, हाँ वो अपनी ज़िंदगी में क्या किया, इसके अंदर ना धकेलो, मुझे जो है वो इसकी इतनी तकलीफ नहीं होती कि तुम खुदा, मुझे उसकी ज़िंदगी में लोगों ने इसको कोट करना शुरू कर दिया। ये जो है ये इसका जो रेफरेंस है ये मैक्स जैमर की किताब, बहुत मारूफ किताब है आइंस्टाइन के ऊपर जो है, वो आइंस्टाइन एंड रिलीजन फिजिक्स एंड थियोलॉजी, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है यूएसए की, बहुत मारूफ यूनिवर्सिटी है। इतना इजी है, कोई भी इसको रिसर्च गूगल पे आगे लिख सकते हैं और इसके बाद आप ये रिसर्च थोड़ी आसानी से पेज नंबर 97 पे, 97 पेज, और इतनी क्लैरिटी के साथ उसने कहा मुझे ना धकेल लो इस सब के अंदर। और मुझे इस पे गुस्सा आता है, मुझे उस पे गुस्सा आता है कि एथियस्ट मुझे कोट करता है कि मैं खुदा को नहीं मानता। मतलब वो अपने लिए एविडेंस बनाता है आइंस्टाइन को, मुझे बना रहा है, मेरी ज़िंदगी में बना रहा है। ये चीज़ मुझे ज़्यादा एंग्री करती है, उस पर तो मुझे गुस्सा आता ही आता है कि वो ये कह रहा है कि जी खुदा नहीं, खुदा नहीं, ये तो ज़्यादा बात होगी। लेकिन फिर मुझे जो कोट कर रहा है तो रेफरेंस बना रहा है, यानी कि इससे तो क्लियर डेफिनेटली हो जाता है कि वो एथियस्ट तो डेफिनेटली नहीं था, एथियस्ट बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और वो खुदा को बिलीव करता था, बल्कि उसने एक जगह पे रिलीजन के बारे में कहा, रिलीजन के बारे में, बल्कि रिलीजन की जो है वो तारीफ़ करती है। साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम, साइंस जो है वो रिलीजन के बगैर लूली लंगड़ी है, ठीक है। और रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड, ठीक है। तो मतलब उसने कहा कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तो ये गोया कि हमारे यहाँ जो है वो साइंटिस्ट का। इसी तरह अब आप देखें कि अभी लेटेस्ट जो फिगर्स हैं उनमें 1976 में हेंसबर्ग का नाम आपने सुना होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में बड़ा नाम है हेंसबर्ग का। तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं द फर्स्ट गल्प फ्रॉम द ग्लास ऑफ नेचुरल साइंसेस विल टर्न यू इनटू एन एथियस्ट। थोड़ा बहुत जो नॉलेज है ना साइंस का वो आपको एथियस्ट बना देगा, थोड़ा सा एक आध गिलास जो आपने लिया है, यानी कि आप कह सकते हैं कच्चा एथियस्ट जो है वो ये मान लेगा, कच्चा साइंसिस्ट जो है वो एथियस्ट बन जाएगा। बट एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, साइंस का जो प्याला है ना, उसका जो इल्म का प्याला है, आप उसका जो शराब का जो उसकी साइंस की शराब का जो जाम है, आप अगर आपने उसका एक आध घूंट पिया है तो आपको नशा चढ़ेगा और आप खुदा का इनकार कर देंगे। लेकिन वो ये कह रहा है कि जब जाम ख़त्म कर चुकेंगे तो एट द बॉटम ऑफ द ग्लास गॉड इज़ वेटिंग फॉर यू, खुदा बैठा हुआ है तुम्हारे इंतज़ार में। ये मतलब कैसे हम मतलब आप कहें कि हमारे यहाँ जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके एक्सप्रेशंस खुदा के बारे में इतने अजीब नहीं होते जी, मतलब वो खुदा के वजूद के बारे में उसके जितने इंसाइटेंस के आप देख रहे हैं बहुत मतलब के ज़बरदस्त किस्म के। अब इसी तरह से और भी मतलब के लेटेस्ट फिगर्स में एक केमिस्ट्री में जो है वो नोबेल प्राइज़ लिया क्रिश्चियन एकिंसन ने 1995 में जी। अब इनकी जो कोटेशन है 1995 में इनकी वफ़ात हुई है, डेथ हुई है जी, हालिया में। खैर अल्फाज तो बहुत सख्त हैं। आई थिंक ओनली एन इडियट कैन बी एन एथियस्ट, ठीक है, यहाँ से उन्होंने शुरू की बात, यहाँ से शुरू की है। तो बहरहाल मोर देन 50+ जी नोबल प्राइज़ होल्डर्स, हम समझते हैं नोबल प्राइज़ मोर देन 50, सिर्फ बिलीव नहीं, इस तरह से बिलीव कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रांगली प्रोपोगेट भी कर रहे हैं। सिर्फ नहीं, रिलीजन भी सिर्फ खुदा नहीं, रिलीजन और साइंस जो है वो आपको रिलीजन तक लेके जाती है, रिलीजन तक पहुंचने का एक रास्ता है। तो इन कंक्लूजन अगर ये इस एपिसोड की बात देखी जाए तो ये बात डेफिनेटली क्लैरिटी के साथ, पूरे वजूद के साथ, जो लोग कहते हैं मौलवी लोग तो सिर्फ कुरान की बातें बयान करते हैं, मौलवी लोग तो सिर्फ कोई हदीस बयान कर देते हैं, इनको और कुछ क्या आता है। I think in this entire discussion we only discussed the perspective of scientists who lived their entire life in science, in those laboratories। वो ये बात कह रहे हैं कि you have to not only believe in God but propagate this before you go into science also, you have to believe in God also। तो ये एक misinformation है जो फैलाई जा रही है। हमारी जो यूथ है ख़ास तौर पर जो Muslims out there, I just want to let them know, please gain the knowledge, to go read। Don't just believe on browsing, don't just believe on their article, don't just believe on videos, but gain some knowledge definitely। Just like one of the quotation Dr. Saab mentioned कि आप जब एक घूंट भरेंगे, छोटी मोटी ब्राउजिंग करेंगे तो आपको यही लगेगा कि यार बंदा बात तो ठीक कर रहा है, बट व्हेन यू कीप गोइंग और अंदर जाएंगे, गहराई में जाएंगे, मुतालिया करेंगे, you will realize definitely not only religion believes so, but even science and scientists
they only believes also and they propagate that theory also to the public. So on this note, we will take your leave, and inshallah in next episode we will try to talk about a very important topic. Can a scientist be a believer? ये दोनों बातें आपस में मिलती मालूम नहीं होती, लेकिन इंशाल्लाह गॉड विलिंग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या एक साइंटिस्ट बिलीवर हो सकता है, और अगर हो सकता है. ऑन दिस नोट, जवाद अहद इज साइनिंग आउट. अस्सलाम वालेकुम.